ओके जी, सो वी विल कंटिन्यू अबाउट अवर थर्मल कंफर्ट concepts जो कि लास्ट टाइम सेंसिबल हीट और कंडक्शन कन्वेक्शन में पढ़ रहे थे, तो उसी को सो वी विल टॉक अबाउट लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है? हीट दैट चेंजेस फ्रॉम स्टेट ऑफ मैटर, जो कि सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं, उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट जो होती है वो मेल्ट करती है सॉलिड ऑब्जेक्ट इनटू लिक्विड को इनटू लिक्विड, और ये नॉर्मली यूनिट मास के तौर पे यूज होती है, यानी पर पाउंड या पर किलोग्राम हम इसे एक्सप्रेस करते हैं। वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी? जो हीट रिक्वायर्ड होगी चेंज करने को लिक्विड फ्रॉम अ गैस। तो जब भी गैस लिक्विफाइज होती है, कंडेंसेस होती है, और लिक्विड सॉलिडिफाइज होता है, तब भी लेटेंट हीट हमारे पास क्या होती है? एग्जिट होती है। यानी हमें हीट चाहिए होती है मेल्ट करने के लिए और वेपराइज करने के लिए, बट टू कंडेंस एंड टू सॉलिडिफाई, ठीक है, हमें क्या चाहिए? लेटेंट हीट जो होती है वो आउटपुट मिलती है हमें, ठीक है। तो हीट बैलेंस क्या चीज़ है? कहते हैं हर मैमल की तरह ह्यूमन भी हैं जो वो बर्न करते हैं एनर्जी को, ठीक है, और जो एक्सेसिव एनर्जी होगी वो हमें क्या करनी है? डिस्कार्ड करनी है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीन मोड से हमारे पास सेंसिबल हीट ट्रांसफर के, जिसमें हम डायरेक्ट सेंसिबल। लेकिन लेटेंट का ट्रांसफर मोड कौन सा होता है? एवापोरेशन। तो एवापोरेशन को भी हम इन तीनों के साथ मिलाते हैं, लेकिन एवापोरेशन किसके लिए है? लेटेंट हीट के लिए है, और बाकी तीन किसके लिए थे? हमारे पास सेंसिबल हीट के लिए थे। तो ये हम एक्सेसिव हीट को लॉस करने के लिए तीन चारों मोड्स यूज कर सकते हैं। कहते हैं अगर पर्सन ने हेल्दी रहना है तो हीट जो है ना ज़्यादा तेज मूव करनी चाहिए आउट ऑफ द बॉडी, ना कि बहुत स्लो, बल्कि एक नैरो रेंज होनी चाहिए। सो बॉडी को एक थर्मल इक्विलिब्रियम में आना चाहिए, यानी कि जो हीट प्रोडक्शन होनी चाहिए हमारी वो बराबर होना चाहिए हीट लॉस के, ठीक है। और m इज इक्वल टू दैट इज मेटाबॉलिक रेट, वो बराबर होना चाहिए एवापोरेशन प्लस माइनस रेडिएशन प्लस माइनस कंडक्शन प्लस माइनस बॉडी हीट स्टोरेज, ठीक है जी। तो कंडक्शन सी जो है कंडक्शन कन्वेक्शन दोनों को शो कर रहा है, और एस जो है वो बॉडी स्टोर भी करती है हीट। तो हमारे पास इन चारों का जो सम होना चाहिए, यानी प्लस में हो या माइनस में, अगर हीट ज़्यादा है तो क्या करेगी? बॉडी एग्जिट कर देगी, ठीक है। हीट कम है तो बॉडी इनटेक ले लेगी, चाहे वो रेडिएशन के थ्रू हो, कंडक्शन के थ्रू हो, और इसके थ्रू हो। बट ई के साथ प्लस माइनस नहीं है, इसकी ये खास रीज़न है, बिकॉज एवापोरेशन इज ऑलवेज अ कूलिंग प्रोसेस, ठीक है, ये हीटिंग प्रोसेस नहीं होता, तो ये पॉजिटिव ही है। हीट बैलेंस को हम इस तरह भी शो कर सकते हैं कि मेटाबॉलिक रेट जो है, हीट स्टोरेज और प्लस कंडक्शन कन्वेक्शन, कन्वेक्शन एवापोरेशन एंड रेडिएशन, ये चारों चीज़ें जो है इसको बैलेंस कर रही हैं डायग्रामेटिक फॉर्म। अब हम बात करते हैं कि फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हीट बैलेंस इक्वेशन को। मेटाबॉलिज्म इसका इफेक्ट है, एनवायरनमेंट का लिटिल इफेक्ट है, लेकिन ह्यूमन की एक्टिविटी, वेट, सरफेस एरिया, एज, सेक्स, इसका ज़्यादा इफेक्ट है इन सारी चीज़ों का। एवापोरेशन पे जो रूम का टेम्परेचर होगा, ड्राई बल्ब या वेट बल्ब, और वेलोसिटी, इनका इफेक्ट है। और हमारा क्या है? एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्वेट, सरफेस एरिया, क्लॉथिंग जितनी ज़्यादा हमने की हुई है उसका इफेक्ट आएगा। कैसे आएगा ये हम बताते हैं। रेडिएशन, टेम्परेचर जो होगा बिटवीन टू बॉडीज जो होगा, एमिसिविटी क्या है सरफेसेस की, सरफेस एरिया और क्लोथिंग। अब हर जगह हमारे पास जो ह्यूमन की फॉर्म है, चाहे वो कन्वेक्शन भी है, वहाँ पे भी सरफेस एरिया क्लोथिंग आ रहा है। मतलब हमारी जो क्लॉथिंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है कि हमने हीट एवोपरेट करनी है, रेडिएट करनी है, कन्वेक्ट करनी है, इन तीनों चीज़ों में, ठीक है। और जो सरफेस एरिया की कितना एक्सपोज सरफेस एरिया है वो भी हमारा डिपेंड करता है, यानी अफेक्ट करते हैं इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। सर्दियों में आप टी शर्ट पहन लेंगे तो योर आर्म्स विल बी एक्सपोज्ड, तो क्या होगा? कन्वेक्शन और कंडक्शन जो होगी, कन्वेक्शन होगी इन टर्म्स की टच नहीं करे आप किसी को, कन्वेक्शन जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। गर्मियों में आप क्या करते हैं? अगर क्लोथिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो एवोपरेशन भी बढ़ जाएगी, पसीना ज़्यादा आने लग जाएगा, ऐसे ही है। सो दैट डिपेंड्स कि आपकी क्लोथिंग लेवल क्या है। एवापोरेशन जो होता है उसमें क्या डिफरेंस है बाकी से, कि बाकी जो तीनों फॉर्म्स हैं वो हीट गेन भी कर सकते हैं और लॉस भी कर सकते हैं, लेकिन जो एवापोरेशन है वो इज कूलिंग मैकेनिज्म। ये क्या है? कूलिंग मैकेनिज्म। कहता है जब सराउंडिंग जो है तकरीबन 21 डिग्री सेल्सियस पे आ जाते हैं तो हमारे जो लो पीपल हैं अराउंड अस वो कंफर्टेबल रहते हैं 21 के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर और राइज करना चाहता है तो फिर जो हमने कहा था कि हीट ट्रांसफर होता है, सेंसिबल हीट ट्रांसफर होना रुक जाएगा अगर दोनों टेम्परेचर बराबर हो जाते हैं, यानी रूम का टेम्परेचर भी 37 या यानी 37 से थोड़ा कम आ जाता है, और हमारी बॉडी टेम्परेचर तो 37 है ही है। अगर ये चीज़ें हमारे पास बराबर हो जाती हैं तो फिर बॉडी ने हीट कैसे निकालनी है? यानी गर्मियों की बात करते हैं कि जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है और बॉडी का टेम्परेचर
कम है, तो हीट निकालने के लिए तो बाहर का टेम्परेचर कम होना चाहिए और बॉडी का ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि हमें कोई मोड नहीं मिलता, तो हमने एक चौथी चीज़ देखते हैं, दैट इज एवापोरेशन। तो हमारी बॉडी क्या करती है, वो पोर से वाटर वेपर्स निकालना शुरू हो जाती है ताकि हमारे जो एक्सेसिव हीट है वो बॉडी से निकल जाए। अगर वही वाटर वेपर कुछ देर के लिए बॉडी में पड़े रहें तो कंडक्शन की वजह से वो वाटर वेपर भी हॉट हो जाते हैं और हमें पसीने से भी उलझन होने लगती है, दैट्स वाई हम उसे साफ करते हैं। ऐसे ही है। तो ये जस्ट क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो एवापोरेशन से क्या होता है, एक्टिविटी लेवल भी अगर हमारे ज़्यादा हो, हम खेल कूद कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, तब भी हमारी एवापोरेशन बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं डिपेंड करती हैं कॉन्टिन्यूस हमारे हीट आउटपुट पे, कि हमने हीट जो है वो आउट करनी ही करनी है। क्लियर है। यही वजह कि गर्मियों में हमें भूख भी कम लगती है, क्यों? क्योंकि हमारी जो हीट प्रोडक्शन है बॉडी की, वो हीट जो एक्सेसिव हीट है वो पास आउट नहीं हो रही होती। ऐसे ही है, तो गर्मियों में हम कम खाते हैं। इसी तरह हम हीट इज लॉस और हीट अगर हम इसे मैथमेटिक फॉर्म में देखें तो हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर हमारे पास सन है, ठीक है। कन्वर्शन हीट हो रही है फूड के जरिए, एवापोरेशन से हम निकाल रहे हैं, रेस्पिरेशन यानी सांस के जरिए निकाल रहे हैं, रेडिएट करती है बॉडी, ठीक है, एक दूसरे की बॉडी की हीट होती है, कन्वेक्शन होती है, कंडक्शन होती है जो कि टचिंग के साथ बोर्ड के साथ टच हो रही है। तो हीट लॉस और हीट गेन की जो बैलेंस इक्वेशन है वो पूरी होनी चाहिए। अब अक्सर हमारे घर में हमारी माएँ कहती होती थी कि मोस्ट बॉडी हीट लॉस जो होती है सर पे सर से होती है, यानी गर्मी में हम जो सॉरी सर्दी जो है वो सर पे कुछ ओढ़ो वरना सर्दी लग जाएगी। अब यहाँ से एक और बात भी पता चलती है कि बॉडी हीट लॉस से कि सर्दी लगना कुछ नहीं होती, गर्मी का ना होना ही सर्दी लगना होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी हीट जनरेट कर रही है। ऐसे ही है, जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहां से वो बॉडी की हीट ले जाएगा और हमें उस टेम्परेचर उस जगह पे लगेगा, बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया और हमें सर्दी लगना शुरू हो जाएगी। तो इट्स ऑलवेज द एब्सेंस ऑफ हीट, देयर इज नथिंग लाइक कोल्ड, ठीक है। कोल्ड इज जस्ट द एब्सेंस ऑफ हीट, कि गर्मी का ना होना ही सर्दी लगना है। तो वो ये हमारी माया कहती थी कि जी किस बाहर जाओ तो टोपी पहन के जाओ अदरवाइज सर्दी लग जाएगी। तो क्या ये बात सही है? आई डोंट थिंक सो, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाकी बॉडी पार्ट्स कवर्ड होते हैं, ठीक है। तो जो पार्ट एक्सपोज होगा लाजिम बात है हवा उसी की लगेगी, अगर आप उसे भी ढक लेंगे तो एक्सपोज पार्ट और कम से कम हो जाएंगे, एंड दैट्स द ओनली रीजन के सर ढकने का कहा जाता था। क्लियर है। थर्मल कंट्रोल कंसेप्ट के अंदर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के होते हैं जो एयर कंडीशनिंग है, कंफर्ट कंडीशनिंग और प्रोसेस एयर कंडीशनिंग। यानी कंफर्ट जो हमारी हेल्थ एंड कंफर्ट के ऑक्यूपेंट्स के लिए हो, और प्रोसेस जो होती है जो मशीनरी कंप्यूटर्स वगैरह के लिए। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि जो कंफर्ट मशीनरी के लिए चाहिए, यानी बहुत सारे कंप्यूटर उनकी हीट ज़्यादा है, वहाँ के लिए हमें ज़्यादा बड़ा एयर कंडीशन चाहिए होगा। लाजमी नहीं कि उस एयर कंडीशन में ह्यूमंस भी कंफर्ट फील करें। बेनिफिट्स क्या होते हैं इसमें? इफेक्टिवनेस, इंक्रीज्ड इफेक्टिवनेस एंड फ्यूअर एरर्स, यानी हम बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहते हैं अगर हम कंफर्टेबल रहते हैं तो, ठीक है ना, और कम एरर में आते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक मशीन ही है ना, वर्सटाइल मशीन है, हमारी भी प्रोडक्टिविटी लेवल है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हम काम अच्छे तरीके से करते हैं और ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं, कम छुट्टियां करेंगे, एम्प्लॉयज जो होंगे, एक्सीडेंट कम से कम होंगे, ठीक है, और जो बीमारियां हैं वो कम से कम होंगी, ठीक है। एयर कंडीशनिंग कॉस्ट जो होती है वो जस्टिफाई हो जाती है जब भी हम कोई अच्छी ऐसी बिल्डिंग बनाते हैं वहाँ के एम्प्लॉय की सर्विसेज और उनकी प्रोडक्टिविटी। कंफर्ट कंडीशंस क्या है? कंफर्ट क्या होता है? कंफर्ट इज बेस्ट डिफाइंड द एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट। कंफर्ट का मतलब यही है कि भाई हमें कोई परेशानी या कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। लोग अनकंफर्टेबल कब होते हैं? जब बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी लगे, ठीक है ना, या कोई हवा के अंदर बदबू या कोई वो हो। पॉजिटिव कंपटीशन वो है, कहते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें अच्छा फील होता है, ठीक है ना, और हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, जैसे हल्का सा टेम्परेचर चेंज, हवा का झोंका आना, ठीक है ना, या इन मौसम का खुशगवार होना, इससे हमें अच्छा तो फील होगा, लेकिन क्या होगा कि हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। कहते हैं प्रॉपरली कंडीशन स्पेस जो होती है ना, ऐसी होती है जिसमें लोगों को बैठे हुए काम करते हुए पता ही ना चले कि शोर क्या हो रहा है, हीट क्या चीज़ है, या हवा भी चल रही है या नहीं। बस वो बैठे हैं और कंफर्ट, यानी उनको कोई चीज़ फील ही ना हो, ना गर्मी ना सर्दी ना हवा ना कुछ, ठीक है। कहते हैं फीलिंग जो है कंफर्ट की वो हमारे सेंस ऑर्गन्स पे है, ठीक है। आंखों को हमें रोशनी ना लगे, अंधेरा ना लगे, नोज जो है हमें कोई स्मेल ना आए, ठीक है, टेक्टिकल सेंसेस को कोई टचिंग ना हो,
ठीक है, ना कोई हमें एयर फील हो ना कुछ और हो, ठीक है, हीट सेंसर हमारे हीट ना हो, ब्रेन हमारा एक्यूरेटली काम कर जाए। तो हमारा असल में जो थर्मल कंफर्ट एक स्टेट ऑफ माइंड है, क्लियर है कि हमें वो चाहिए कि हमें कोई सी पोर्शन पे कोई काम ब्रेन का कंफर्ट रिलेटेड काम नहीं करना। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंफर्ट को इफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर सराउंडिंग एयर का, रेडिएंट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग सरफेसेस, ह्यूमिडिटी एयर, एयर मोशन, ओडोर, डस्ट, स्टैटिक, अकोस्टिक और लाइट्स। अब आपका ऐसा टेम्परेचर तो समझ आता है, इर्द गिर्द की चीज़ों का टेम्परेचर भी समझ आता है, यानी आप कुर्सी पे बैठे हैं, दीवार ठंडी लग रही है या फील हो रहा है कि यहाँ से ठंड आ रही है। ह्यूमिडिटी एयर, एयर के अंदर नमी ज़्यादा है, ये भी फील होता है। एयर मोशन, हवा तेज़ चल रही है या हल्की बिल्कुल बंद है, ये भी फील होता है। स्मेल्स भी फील होती हैं, ऑडोर, डस्ट, हाँ मिट्टी ज़्यादा, ये भी फील होता है। एस्थेटिक्स, अगर हम किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ के एस्थेटिक्स ही बहुत बुरे हैं, टूटी फूटी सी जगह है जहाँ पे हम बैठ के कंफर्टेबल नहीं हैं, फिर भी तो या बहुत ज़्यादा ब्राइट कर देते हैं तब भी हमें फील नहीं होगा, अच्छा फील नहीं होगा। अकॉस्टिक शोर बहुत ज़्यादा है तब भी नहीं। लाइटिंग, लाइटिंग या तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है या बिल्कुल नहीं है, देन वी विल फील इनकम्फर्टेबल। सो कैलकुलेटिंग ह्यूमन कंफर्ट, ये हमारे पास एक कैलकुलेटर है ह्यूमन कंफर्ट का, ठीक है। इसकी एक्सेल शीट में आपको साथ दे रहा हूँ, अगले पेज पे दिखाऊंगा अभी। ये असल में क्या है? पीएमवी, इट्स अ प्रिडिक्टेड मीन वैल्यू कैलकुलेटर। ये प्रिडिक्टेड मीन वैल्यू है, थर्मल स्केल है जो कि -3 से +3 तक वेरी करता है। ये फेंगर ने अडॉप्ट किया था इस स्टैंडर्ड पे। असल में क्या है कि ये बहुत सारे लोगों से डाटा कलेक्ट करके बताया गया कि डिफरेंट कंडीशंस या क्लाइमेट चैम्बर के अंदर उन्हें कितनी डिस्कम्फर्ट होती है। तो असल में ये क्या चीज़ है जी, इसमें हमारे पास ये पीएमवी स्केल है -3 से लेकर +3 तक, और ये पीपीडी है, यानी परसेंटेज ऑफ परसेंट डिससेटिस्फाइड, यानी डिससेटिस्फाइड कितने होंगे। तो नॉर्मली जो पर्सन 0% डिससेटिस्फाइड होंगे इस ग्रीन रीजन के अंदर। ये क्लोथिंग लेवल्स दिया हुआ है कि आप क्लोथिंग लेवल इसके ऊपर हम लोग कंफर्टेबल फील ना करेंगे, ये रेंज दी हुई है, ये क्लोथिंग लेवल्स दिए हुए हैं और ये रेंज दी हुई है, ठीक है जी। यहाँ से अगर आप क्लोथिंग लेवल चेंज करते हैं, यानी आप अपने लिहाज से कपड़ों की वैल्यूज चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, रेडिएंट टेम्परेचर चेंज करते हैं, एक्टिविटी कोई कर रहे हैं तो चेंज करते हैं, एयर स्पीड चेंज करते हैं, ह्यूमिडिटी चेंज करते हैं, और फिर कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपको बताएगा कि कितने % लोग जो हैं वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, और पीएमवी, प्रेडिक्टेड मीन वोट वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है। क्लियर है? So ASHRAE, what is ASHRAE? ASHRAE is the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers। ठीक है, ये एक पूरी सोसाइटी है, इसकी हैंडबुक्स अवेलेबल हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ कंफर्ट लेवल्स और उनके लिहाज से डाटा अवेलेबल है पूरी दुनिया का। ठीक है, नेसेसरी कंडीशंस क्या चाहिए, ऑपरेशन ऑफ मशीनरी के लिए क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल कंफर्ट जोन्स क्या, ये सारा कुछ ASHRAE हमें बताती है। अलाउबल टेम्परेचर वेरिएंस जो है हमारी थर्ड जो रूप है, वो <25 डिग्री अगर कूलर हो जाती है, ठीक है, तो हमें फील होता है, और मोर देन 9 डिग्री फ़ारेनहाइट वार्मर हो जाती है अगर हमारी उससे, तो क्या होता है, तभी फील होता है। हमारे नीचे पाँवों से लेकर सर तक का जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, वो मोर देन 5.5 फ़ारेनहाइट है। इसी तरह रूफ जो है <18 को डिग्री फ़ारेनहाइट पर कूल होती है, या 41 डिग्री फ़ारेनहाइट वार्म होती है, तब भी हमें क्या होगा, फील होगा। ठीक है, ये अलाउबल टेम्परेचर है हमारे पास। कंफर्ट कंडीशंस क्या होती हैं, ये एक फिगर आपको दिखाई हुई है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, एयर टेम्परेचर है डाउन साइड के ऊपर, और ऊपर जो दूसरी साइड्स हैं वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। ये जो बार्स हैं, कर्व्स जो है हमारे पास, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व्स हैं। ये क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व्स, यानी ये सेंसिबल हीट को मेजर करेंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है, सॉरी, लेटेंट हीट को, जब भी हमारे पास वाटर लेवल की बात आएगी। और एयर टेम्परेचर जो है वो हमारे पास सिंपल सेंसिबल हीट का है। वो कहता है अगर हम बीच वाले बॉक्सेस देखें, तो हमारे पास ये जो ये वाला बॉक्स है, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है और इस तरफ से ये वो बॉक्स है, सॉरी थोड़ा सा साइड पे हो गया, जो समर के अंदर हमें कंफर्ट फील कराता है। यानी समर के अंदर अगर हम इस जोन में रहें, यानी इतनी ह्यूमिडिटी लेवल हो हमारे पास 50 और टेम्परेचर हमारा 80 फ़ारेनहाइट, तो हम कंफर्टेबल फील करेंगे। विंटर की बात करें तो कहता है ये जो ये वाला जोन है, दिस वन जो है वो हमारे पास क्या है, विंटर में कंफर्टेबल है। इसके साथ ये कुछ ना कुछ वो हैं कि जोन जो है कि हमने कम समर में कपड़े पहने हुए हल्के लाइट स्लीव्स पहने हुए, यानी क्लोथिंग जो हमारी 0.5 CLO के बराबर हो,
ठीक है ना। और विंटर के अंदर हमने जैकेट और लॉन्ग स्लीव शर्ट पहनी है 0.9। इसके अलावा इसमें एयर मोशन जो वो 30 फीट पर मिनट जो हो विंटर में हो, और 50 फीट पर मिनट समर में हो। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस हैं। तो कहता है अगर ये समर के लिए हमारे पास कंफर्ट जोन ये वाला है, राइट साइड वाला, और लेफ्ट साइड वाला विंटर में, तो हमने क्या करना है, हम तो समर और विंटर के लिए अलग अलग बिल्डिंग डिज़ाइन नहीं कर सकते, चेसिस सिस्टम डिज़ाइन नहीं कर सकते। सो हमने बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है इस जोन में जो कि बिल्कुल बीच में आ रहा है, दिस वन। अगर हम इस जोन के लिए बिल्डिंग डिज़ाइन करें तो हमें विंटर में भी कंफर्ट रहेगी और समर में भी कंफर्ट रहेगी। सो दैट्स ओवर गोल। क्लियर। इसी को हमने एज अ ग्राफ दिखाया हुआ है कि वार्म जोन और कूल जोन हमारे पास कितने टेम्परेचर डिग्री होना चाहिए, यानी 70 से लेकर 80 फ़ारेनहाइट तक, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारे पास 30 से लेकर 70 तक हमारे पास जो होगी वो कंफर्ट जोन के अंदर आ सकती है। क्लियर। आगे बात करते हैं एयर वेलोसिटी का इम्पैक्ट। कहता है तो इसमें मुख्तलिफ वेरिएंसेस दी हुई हैं कि पहले तो अगर हम 300 फीट पर मिनट हमारे पास हो तो हमें क्या होगा, करेक्टिवनेस हमें फील होना शुरू हो जाएगी। हमारे पास जो विंटर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एयर टेम्परेचर रेंज वो ये दिए हुए, समर के ये दिए हुए, एयर वेलोसिटी में 30 है और विंटर में और समर में 50 है। क्लोथिंग लेवल दिया हुआ 0.9 CLO, वेयर CLO इज अ क्लोथिंग यूनिट। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें हमें कंफर्ट फील होगी। क्लियर है, टेबल 1.1। ठीक है, तो इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर एयर की स्पीड बढ़ेगी तो यहाँ देखें जी हमें क्या मेजर्स लेने हैं। ये सॉरी बल्कि उल्टा चल गए हम। वो कहता है कि अगर हम 500 FPM पे होंगे या लेस होंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा एयर की स्पीड। ठीक है, 50 से और 100 तक होंगे तो हमें अच्छा खुशगवार लगेगा। 100 से 200 होंगे तो हमें सही लगता है लेकिन हमें पता चलता है कि हवा चल रही है। 200 से 300 फीट पर मिनट होगा तो हमें ज़रा झोंके फील होंगे और थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगेगा। 300 से प्लस से ज़्यादा हो जाएगा तो हमें बहुत ज़्यादा फील होगी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह जो इनडोर कंटेमिनेंट्स हैं, यानी जो हमारे पास पोल्यूशन लेवल्स या जो भी गैसेस होनी चाहिए उनके भी हमने यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन के लिहाज से उनकी वैल्यूज दी हुई है। ये हमारी वैल्यूज हैं, अगर इससे ये ज़्यादा बढ़ती हैं तो दैट विल बी अनोइंग। ओके, इसी तरह कलर। कहते हैं टेम्परेचर जो है वो टच से ही नहीं कलर से भी फील होता है। ठीक है ना, पार्टिकुलर कलर्स जो होते हैं उनका परसेप्शन जो होता है वो टेम्परेचर वाइज डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर हम रूम को पेंट करें ब्लू से ग्रीन, यानी यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा, हमें रूम ठंडा लगेगा। लेकिन अगर रेड और ऑरेंज पेंट करते हैं, ये वाला पेंट अगर हम रूम में करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, वॉल्स जो होंगी वो हमें तकरीबन 3 डिग्री सेल्सियस जो होंगी वो ज़्यादा गर्म लगेंगी। क्लियर है, तो कलर का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। दैट्स व्हाई वी चूज टोन्स व्हिच वी लाइक। इसी तरह लक्स। लक्स क्या है, इट्स द यूनिट ऑफ मेजरिंग लाइट, कि लाइट की जो इल्यूमिनेसिटी है वो कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो 50 लक्स जो होते हैं ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं जहाँ पे हमें काम करने के लिहाज से उन कौन कौन से कितनी लाइट चाहिए, लाइट का मेजर है। लक्स और फ्लक्स दो यूनिट से हम लाइट मेजर कर सकते हैं। तो वो कहता है कहीं पर कहाँ कहीं जैसे रेयरली यूज इंटीरियर्स होते हैं जहाँ हमारा जाना कम होता है, लिटिल डिटेल चाहिए, वहाँ पे हमारे पास 50 लक्स DNF है। ठीक है, ओकेजनल इंटीरियर फॉर मोमेंट एंड कैजुअल सीइंग नॉर्मली हमारे लिए 100 लक्स चाहिए होते हैं। ठीक है, 150 लक्स का चाहिए जहाँ पे हमें डिटेल्स चाहिए और रिस्क चाहिए। ठीक है ना, जैसे लोडिंग बेज हैं, मेडिकल स्टोर, प्लांट रूम्स हैं। ठीक है, इसी तरह 200 लक्स कम चाहिए जहाँ पे हमें टर्बाइन हॉल्स हैं, डाइनिंग रूम्स हैं, जहाँ पे हमें डिटेल कुछ ज़्यादा चाहिए विजुअल। 300 लक्स कम चाहिए लाइब्रेरीज में जहाँ पे हमने रीडिंग करनी है, स्पोर्ट्स में जहाँ पे हमें माइनर डिटेल देखनी है, असेंबली हॉल, टीचिंग स्पेस, यहाँ पे हमें कितना चाहिए, 300 लक्स। ठीक है, इसी तरह 500 लक्स चाहिए जनरल ऑफिस में, इंजन असेंबली, किचन, लैब, यहाँ पे हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जजमेंट हमारे पास होती है। 750 लक्स चाहिए हमें ड्राइंग ऑफिस में, जैसे आपका ड्राइंग हॉल है वहाँ पे आपने काम करने से ड्राइंग ऑफिस के अंदर आपको क्या चाहिए होगा, और ज़्यादा लाइट चाहिए होगी। इसी तरह 1000 लक्स हैं, जो यूँ यूँ हम बढ़ाते जाएंगे हमारा काम का डिफरेंट जो होगा वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। क्लियर है।
इसी तरह जो ऑडिबल साउंड्स हैं, इंसान के ऑडिबल साउंड 100 से लेकर 1 किलो हर्ट्ज तक हमारी जो है आवाज़ सुनाई जा सकती है, और जो बच्चों की चीखें होती हैं या इन्फेंट्स होते हैं उनकी क्राइज जो होती हैं 300 किलो हर्ट्ज तक जाती हैं। तो इससे ज़्यादा अगर साउंड होगा डेसिबल्स के अंदर या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है, तो हमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, और हम वी वांट लाइक इट। तो डिज़ाइन जो होगा एचवीएसी सिस्टम का, वो ऑनर आर्किटेक्ट को प्लान देगा, आर्किटेक्ट प्लान करेगा, फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर, दैट्स सिविल इंजीनियर्स, और अदर कंसल्टेंट कंसल्टेंट इंजीनियर्स के अंदर एचवीएसी इंजीनियर्स भी आ जाते हैं, मैकेनिकल और सिविल कोई भी आ सकते हैं। तो ये मिलकर क्या करेंगे, इसे एग्जीक्यूट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, और इंस्टॉल करने के लिए भी आर्किटेक्ट जो होगा वो कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट करेगा, और फिर स्ट्रक्चर, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, एचवीएसी और अदर्स जो सारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स इंजीनियर्स हैं वो मिलकर HVAC system design करेंगे. So HVAC is not about mechanical or architecture or civil. It's a combined effort and we have to do it all. Thank you.